हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अ पेनफुल बर्थ नाइट। उज्जैन के एक छोटे से इलाके में मौजूद एक छोटे से घर के अंदर एक औरत की जोर जोर से दर्द में कराहने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। इस वक्त उस कमरे के दरवाजे पर एक आदमी काफी घबराहट के साथ टहले जा रहा था। वो बार बार कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था जहां से उस औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसके साथ एक और बूढ़ी औरत मौजूद थी और तभी वो इंसान घबरा कर उस बूढ़ी औरत से बोला, मुझे उसके पास जाने दीजिए माँ। इसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, हर औरत को इस दर्द का सामना करना पड़ता है, तुम थोड़ा सब्र करो। बहुत जल्द हमारा वारिस इस दुनिया में होगा और फिर बाहर जो ये लड़ाई चल रही है वो भी शांत हो जाएगा। तभी उस आदमी ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तब हम क्या करेंगे? जब तक ये उस लायक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे उज्जैन का वारिस भी नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस बूढ़ी औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले बच्चे को इस दुनिया में आने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर बच्चा इस दुनिया में ही नहीं आया तो हमें हमारी विरासत कभी नहीं मिलेगी। तभी उस औरत ने एक जोरदार चीख के साथ एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे के रोने की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज उठी। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वो बूढ़ी औरत और आदमी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही वो बूढ़ी औरत और वो आदमी अंदर की तरफ गए तो वहां मौजूद औरतें अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और इस वक्त बेड पर मौजूद उस खूबसूरत औरत के पास एक छोटे से टॉवल में वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी तो बूढ़ी औरत उन सबको देखकर गुस्से से बोली, तुम सब ने इस तरह मुंह क्यों बनाया है? हमारा वारिस आया है इस दुनिया में, तुम सबको खुश होना चाहिए। इसके जवाब में एक अधेड़ उम्र की औरत आगे आई और बोली, मालकिन हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि छोटी मालकिन को लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है। आपका वारिस इस दुनिया में नहीं आया। जैसे ही उस आदमी और बूढ़ी औरत ने ये सुना उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए और वो दोनों गुस्से से बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी उस औरत को देखने लगे। वो बूढ़ी औरत गुस्से से उस औरत के पास गई और बोली, करुणा ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि हमें लड़का चाहिए जो हमारे उज्जैन का वारिस बनेगा, लेकिन तुमने हमें लड़की दे दी। क्या करेंगे हम इस लड़की का? इससे अच्छा तो यही होता कि तुम इसे पैदा करते ही मार डालती। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत गुस्से के साथ उस टॉवल में लिपटी छोटी सी बच्ची को देखने लगी, जो किसी दूध की तरह सफेद थी लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा रो रही थी। उस बूढ़ी औरत से वो बच्ची बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। वो गुस्से से उस बच्ची के पास गई और उसके गले को दबाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी घबरा गए और फिर तभी करुणा की भी आंखें खुल गई। वो बच्ची चीखें मारकर रो रही थी और करुणा ने जब ये देखा तो वो तुरंत घबराते हुए उस बूढ़ी औरत को बच्ची से दूर करते हुए बोली, माँ जी आप क्या कर रही है? छोड़िए उसे, वो अभी अभी पैदा हुई है, आप उसे ऐसे कैसे मार सकती है? वो औरत बच्ची से दूर हुई और गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें बेटा चाहिए जो हमारे उज्जैन का वारिस बनेगा, तुमने हमें बेटी क्यों दी? इसे हम मार डालेंगे, हमें बेटी से कुछ फायदा नहीं होने वाला, बाहर जिस तरह लड़ाइयां चल रही है उसे ये बेटी कभी नहीं सुलझा पाएगी। सिर्फ और सिर्फ खानदान का बेटा ही सब ठीक कर पाएगा, इसे मरना होगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही करुणा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए गेट पर खड़े उस इंसान को देखकर बोली, विशाल जी आप अपनी माँ को समझाइए, आज के जमाने में कौन लड़का लड़की में फर्क करता है? और अगर मुझे बेटी हुई है तो इसमें ना तो मेरी कोई गलती और ना ही इस नन्ही सी जान की। बेटा बेटी तो भगवान देते हैं, प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। लेकिन तभी विशाल गुस्से से करुणा को देखकर बोला, नहीं करुणा इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद भी बेटी नहीं चाहिए थी। मुझे बेटा चाहिए था और अब ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसे मरना होगा। ये कहकर वो गुस्से से करुणा की तरफ बढ़ा और उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्ची अभी भी बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए ना तो दया दिखाई दे रही थी और ना ही इंसानियत। करुणा ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी और बोली, नहीं विशाल जी मेरी बेटी को मुझे वापस दे दीजिए, अगर आप सब इसे नहीं अपनाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं अकेली अपनी बेटी को पाल लूंगी, लेकिन इसे मुझसे दूर कहीं मत लेकर जाइए। प्लीज इसे दे दीजिए मुझे। लेकिन विशाल ने गुस्से के साथ कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक से ये राजपूत खून है लेकिन इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमें लड़का चाहिए था जो हमारा वारिस बनता। एक लड़की को हम अपना वारिस कभी नहीं बनाएंगे। ये कहकर वो जबरदस्ती उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहां से बाहर निकल गया और वही करुणा रोते बिलखते हुए बोली, नहीं उसे मत मारिए, उसे मुझे वापस दे दीजिए, वो नन्ही सी जान है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा था, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए, आपके अंदर थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। कम से कम आप अपनी खुद की बेटी को तो ऐसे नहीं मार सकते। तभी वो बूढ़ी औरत गुस्से से करुणा के बालों को पकड़कर बोली, अब अगली बार तुम्हें मुझे बेटा देना होगा, अगर तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो अपनी इस बेटी की तरह तुम भी मरोगी।
ये कहकर उस औरत ने गुस्से से करुणा को दूर झटक दिया और वहां से बाहर निकल गई और वही करुणा ये सब सुनकर जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी बच्ची को वापस कर दो। हैवान हो तुम सब, मेरी फूल सी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। मैंने उसे अभी अपना दूध भी नहीं पिलाया था, मुझे उसे वापस कर दो। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे शांत कर सके। करुणा पागलों की तरह बस चीखें मारकर रोए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ विशाल उस नवजात बच्ची को लेकर एक खंडहर जैसी जगह पर आया। वहां चारों तरफ अंधेरा था और उस वक्त बारिश हो रही थी। वो बच्ची अब बिल्कुल चुप हो गई थी और ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। विशाल ने उस बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा और गुस्से के साथ उसे एक कूड़ेदान में डाल दिया और गुस्से से पीछे मुड़ते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे कोई लड़की, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अब जितनी भी लड़कियां पैदा होगी सबकी जिंदगी इसी कूड़ेदान में बीतेगी। इसी के साथ विशाल अपनी बेटी से मुंह फेर कर वहां से निकल गया और उसके जाते ही कुछ ही वक्त बाद उस बच्ची ने एक बार फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज उस खाली खंडहर जैसी जगह पर गूंज उठी। इधर दूसरी तरफ मुंबई के पोश एरिया में बने एक लग्जरियस प्राइवेट हॉस्पिटल के आसपास एक वेल ट्रेन्ड गार्ड की टीम मौजूद थी और उस हॉस्पिटल के वीआईपी एरिया में एक औरत की दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। इस वक्त वहां कई सारे गार्ड्स मौजूद थे और एक इंसान ब्लैक सूट में परेशान हालत में उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर टहल रहा था। तभी एक बूढ़े इंसान ने उस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिव बेटा शांत हो जाओ, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना बहू बहुत जल्द एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देगी और फिर हमारा सूर्यवंश परिवार पूरा हो जाएगा। ये सुनकर शिव ओबरॉय ने कहा, क्या आपको पूरा यकीन है इस बार हमें बेटी होगी? क्योंकि आपको पता है ना कि हम एक छोटी सी प्यारी सी बेटी के लिए कितना ज्यादा तरस रहे हैं। 2 बार हमारे बेटे हो चुके हैं, लेकिन अगर तीसरी बार भी हमें बेटा हुआ तब हम क्या करेंगे डैड? तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तो अगर बेटे हो गए तो क्या हो गया? बेटे ही वंश चलाते हैं ना कि बेटियां। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटों को बेटी से इतना प्यार क्यों है। मैं तो चाहती हूं कि इस बार भी बहू को बेटा ही हो। ये सुनकर शिव और विवेक जी पीछे की तरफ मुड़े जहां इस वक्त एक औरत हीरे जवाहरात और महंगी साड़ी पहने खड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर विवेक जी ने कहा, ये आप क्या कह रही है? आपको अच्छे से पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बेटी की चाहत है। आज तक हमारी सभी पीढ़ियों में किसी को भी बेटी नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारी बहू को बेटी हो, एक बेटी से हमारा घर भरे। इसके जवाब में सुरेखा जी ने गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे खानदान को बेटी की जरूरत है। हमारे खानदान में बेटे ही इतना नाम कमा रहे हैं। इसके जवाब में अभी शिव या विवेक जी कुछ कहते उससे पहले ही अंदर मौजूद औरत एक जोरदार चीख के साथ चुप हो गई। उसकी चीख सुनते ही शिव तुरंत घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगे और फिर कुछ ही देर में उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही शिव और सुरेखा जी के साथ विवेक जी के चेहरे पर भी तुरंत चमक आ गई और वो सभी गेट की तरफ देखने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, नज अपनी गोद में डॉक्टर के साथ बच्चे को लेकर बाहर निकली। बच्चे को देखते ही शिव ने तुरंत कहा, क्या मुझे बेटी हुई है? लाइए मेरी बेटी को मेरी गोद में दीजिए। ये कहकर उन्होंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त नज ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, आपको बेटा हुआ है, कंग्रेचुलेशंस। जैसे ही विवेक और शिव ने ये शब्द सुना, उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। वही सुरेखा जी की आंखों में चमक आ गई। शिव ने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए और वही सुरेखा आगे जाकर उस नस की गोद में मौजूद बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे खानदान में फिर से एक बेटा आया है। वही विवेक जी और शिव दोनों एक दूसरे को देखने लगे और शिव ने कहा, मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं। ये सुनकर सुरेखा और डॉक्टर के साथ नस भी उन्हें देखने लगे और शिव गुस्से के साथ वहां से बाहर निकल गए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। 5 साल बाद दया अनाथ आश्रम। उस अनाथ आश्रम को इस वक्त काफी अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। सुबह का वक्त था और काफी चहल पहल थी उस अनाथ आश्रम के गार्डन एरिया में। इस वक्त कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और कुछ औरतें वहां पौधों में पानी दे रही थी। तभी वो औरतें आपस में बातें करने लगी और एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, हर 5 साल में एक ऐसा दिन आता है जब इस बड़े से अनाथ आश्रम के मालिक यहाँ आते हैं और हम सब की किस्मत चमका देते हैं। मैं तो आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे पहले लाइन में मैं ही आऊंगी और ढेर सारे पैसे, कपड़े और हीरे जवाहरात लूंगी। ये सुनकर उसे दूसरी औरत ने कहा, लीना तुम भी ना, क्या करोगी तुम हीरे जवाहरात और पैसों का? ये सुनकर लीना ने मुंह बनाकर कहा, मैं तो इस बार उन सभी पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ इन अनाथ और गरीब बच्चों को इस अनाथ आश्रम में पालते पालते। ये सुनकर उस औरत ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो लीना? हम पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, मगर हम यहाँ से कहीं भी गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें तो पता है ना कि ये अनाथ आश्रम पूरे दिल्ली के सबसे बड़े अनाथ आश्रम में से एक है, जो यहाँ के रॉयल ओबरॉय खानदान के ट्रस्ट पर चलता है। अगर हमने यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी की तो हम फंस जाएंगे। ये सुनकर लीना ने चिढ़कर कहा, बेशक से ओबरॉय खानदान इस बड़े से अनाथ आश्रम को चलाते हैं, लेकिन वो 5 साल से पहले यहाँ अपना मुंह भी नहीं दिखाते। इस बार जब आएंगे तो उसके बाद वो सभी सीधे 5 साल बाद ही आएंगे।
5 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा और वैसे भी अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। खासकर उस लड़की को तो मैं नहीं पाल सकती। कितनी शैतान है वो, पता नहीं किसका गंदा खून थी जो उसे यहाँ पटक दिए और हम सबके सीने पर मूंग डलती है। तभी वो औरत हल्के गुस्से में बोली, तुम उस मासूम सी बच्ची को कुछ मत कहो, वो बहुत नादान है। ये सुनकर लीना ने गुस्से से तुम तमतमाते हुए कहा, वो कोई नादान नहीं है, बल्कि वो खुराफाती है। कितनी शैतानियां करती है, मुझे तो वो बहुत परेशान करती है। पता नहीं कैसे वो बच्ची आप सबको पसंद है। देखते नहीं कैसे पटर पटर उसकी जुबान चलती है, हर वक्त उल्टे जवाब देती रहती है। अभी तो वो बड़े मालिक के साथ है, वरना अगर यहाँ गार्डन में इन बच्चों के साथ खेल रही होती तो किसी न किसी को जरूर पीट देती और लड़ाइयां भी करती। ये सारी बातें सुनकर उस औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, उस बेचारी की किस्मत वाकई बहुत खराब है। पहले तो वो इस तरह इस अनाथ आश्रम में आई और फिर आधे से ज्यादा अनाथ आश्रम के ना तो बच्चे उसे पसंद करते हैं और ना ही बड़े। अगर बड़े मालिक उसे ना पसंद करते होते तो शायद कब का यहाँ से बेचारी को भी भगा दिया जाता। लीना ने अब गुस्से से कहा, उसकी करतूतें ही ऐसी है दीदी, उसे तो लोग भगाएंगे ही ना। जब उसे पता है कि वो अनाथ है तो वो क्यों बड़े मालिक को अपना बाबा कहती रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई फटीचर परिवार आए और उसे गोद ले ले, जिससे वो यहाँ से चली जाए तो हमारे सर से बहुत खत्म हो जाए। वैसे भी वो सिर्फ धरती का बोझ ही है। ये सुनते ही वो औरत ने गुस्से से कहा, बस करो लीना, तुम कोई नहीं होती उसे धरती का बोझ कहने वाली, और कोई फटीचर परिवार ही क्यों उसे जाकर गोद ले। क्या पता कोई बड़ा नामी खानदान भी उसे गोद ले सकता है, और वैसे भी गोद लेने वाला जो वक्त था वो अब आ चुका है। अब वो 5 साल की हो चुकी है, बस कुछ ही वक्त में यहाँ पर परिवार आना शुरू हो जाएंगे। देखना उसकी किस्मत आगे चलकर बहुत अच्छी होगी और वो एक बहुत बड़े घर में जाएगी। ये सारी बातें सुनकर लीना वहां से जाते हुए बोली, आपको ही ऐसी बेफिजूल बातों पर यकीन होगा कि वो किसी बड़े घर में जाएगी। मुझे तो नहीं है, बल्कि मुझे तो त्रिशा पर पूरा यकीन है। जिस तरह से वो प्यारी और समझदार है, उसे जरूर कोई ना कोई अच्छा परिवार गोद ले लेगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। तो वहीं वो औरत ये सब सुनकर खुद से बोली, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो भी अच्छा परिवार आएगा उनमें से सबसे पहले त्रिशा को ही सभी गोद लेने के लिए कहेंगे। पता नहीं उस छोटी सी बच्ची की किस्मत कब खुलेगी। अभी वो औरत ये सब कह रही थी कि तभी किसी ने पीछे से कहा, बड़े मालिक बुला रहे हैं। ये सुनकर उस औरत ने अपना सर हिलाया और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर मंदिर में इस वक्त एक लगभग 60 to 65 साल का बूढ़ा आदमी भगवान की बड़ी सी प्रतिमा के आगे बैठा पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी उसने प्लेट में रखे मोतीचूर के लड्डू को देखा, उसमें से 3 लड्डू गायब थे। ये देखते ही उस बूढ़े आदमी ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम जहां कहीं भी छुपी हो जल्द से जल्द बाहर निकलो। मुझे अच्छे से पता है कि मोतीचूर के लड्डू तुमने ही लिए हैं, लेकिन इस तरह से भगवान के प्लेट से लड्डू चोरी नहीं करते बेटा। अगर तुम्हें खाना है तो पूजा के बाद तुम खा सकती हो। अभी के अभी बाहर आओ और लड्डू को प्लेट में रखो। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और आसपास किसी को ढूंढने लगा। तभी पीछे से वो औरत जाकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बड़े मालिक, फिर से आपके प्लेट से लड्डू गायब हो गया। ये सुनकर राकेश ने परेशान होकर कहा, हाँ फिर से मेरे प्लेट से मोतीचूर के लड्डू गायब हो गए और ये सब कुछ उस छोटी चिड़िया ने किया है। ढूंढो उसे, कहाँ है वो। ये सुनकर वो औरत हंसने लगी और बोली, जब आपको पता है कि उसे लड्डू बहुत पसंद है तो आप उसे पहले ही दे क्यों नहीं देते। ये सुनकर राकेश ने थोड़ा गंभीरता से कहा, उसे तहजीब सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ही वक्त में यहाँ बच्चों को गोद लेने के लिए परिवार आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मौजूद सभी बच्चे उसके जितने शरारती नहीं है, इसलिए मैं उसे कुछ तहजीब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो थोड़ा शांत और सरल स्वभाव की लड़की बन जाए। लेकिन उसकी जिस तरह से हरकतें हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई साधारण परिवार उसे गोद ले पाएगा। ये सुनकर प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, उसे कोई नॉर्मल परिवार तो गोद नहीं ले पाएगा, उसके लिए तो भगवान ने कोई अलग ही परिवार ढूंढ कर रखा होगा। ये कहकर प्रतिमा भी आसपास उसे ढूंढने लगी और वही राकेश भी मुस्कुरा दिए। तभी प्रतिमा की नजर भगवान की मूर्ति के पीछे गई, जहां पर एक छोटे से हाथ में बड़ा सा लड्डू दिखाई दे रहा था। वो छोटा सा हाथ काफी ज्यादा नर्म और गोरा था और उसे हाथ को देखकर प्रतिमा जी ने राकेश जी को इशारा किया। ये देखकर राकेश जी और प्रतिमा जी धीरे धीरे कदमों से मूर्ति की तरफ जाने लगे और फिर कुछ ही पलों में प्रतिमा जी ने झट से मूर्ति के पीछे छिपी एक लगभग 5 साल की छोटी सी लेकिन बेहद प्यारी और क्यूट सी लड़की को पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोली, मैंने तुमको पकड़ लिया। और इसी के साथ वो लड़की एकदम से चौंक गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ मुंह फुलाकर बोली, ये चीटिंग है, मैं तो लड्डू खा रही थी, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये कहकर वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी सिल्वर आंखों को झपकने लगी। इस वक्त उसके छोटे से मुंह में 2 लड्डू एक साथ भरे हुए थे, जिससे वो बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही थी। उसके सिल्की लंबे बाल इस वक्त उसके मुंह पर थे और वो बार बार उन्हें साइड करते हुए बेहद क्यूटली राकेश और प्रतिमा को घूर रही थी। तभी राकेश ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसके मुंह के आसपास लगे लड्डू के पीस को साफ करते हुए कहा, अंतरा बेटा, तुम्हें इतना ज्यादा लड्डू खाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और भगवान जी के लड्डू भी नहीं चुराते।
वरना भगवान जी पाप दे देंगे। ये सुनते ही अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तुरंत भगवान की मूर्ति की तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हो बाबा? क्या वो मूर्ति वाले अंकल मुझे पाप दे देंगे? वो भगवान की मूर्ति को मूर्ति वाले अंकल कहते थी और उसकी ये बात सुनकर प्रतिमा ने उसके बालों को समेटकर उस पर क्लिप लगाते हुए बोली, हाँ मूर्ति वाले अंकल आपको पाप दे देंगे। इसलिए आपको इस तरह से चोरी करके कुछ भी खाने की कोई जरूरत नहीं है और अब चलो सभी बच्चे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। तभी ये सुनकर अंतरा ने क्यूटली कहा, क्या वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे? प्रतिमा ने उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुरा कर कहा, जरूर वो आपके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। अब चलो मेरे साथ, मैं सब बच्चों को रेडी कर रही हूँ, आपको भी रेडी कर दूंगी। ये कहकर वो अंतरा को अपने गोद में ली और वहां से लेकर जाने लगी। तभी राकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, त्रिशा को थोड़ा अच्छे से तैयार करना, तुम्हें पता है ना कि आज उसे ही गोद लेने के बारे में बात होगी। ये सुनकर प्रतिमा जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं त्रिशा को बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, जिससे ओबरॉय परिवार उसे देखते ही उसे गोद ले लेगा। ये सुन रही अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो क्या त्रिशा अब हम सबसे दूर चली जाएगी? क्या वो अब हमारे साथ नहीं रहेगी? क्या वो कोई नए घर जाएगी? ये सुनकर प्रतिमा ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ मौजूद सभी बच्चों का एक नया घर होगा। जैसे त्रिशा चली जाएगी, इस तरह आप भी एक दिन चले जाओगे और आपका भी एक नया घर होगा। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसलिए आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये सुनते अंतरा ने एक्साइटमेंट से कहा, तो मैं किसके घर में जाऊंगी? मुझे भी एक बहुत बड़े से घर में जाना है, जहां पल मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स खाने को मिले। ये सुनकर प्रतिमा थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश को देखने लगी। तो वहीं राकेश भी परेशान होकर बोले, अगर आपको अच्छे घर में जाना है तो सबसे पहले आपको अपनी शैतानियां बंद करनी होगी। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी भी बच्चे को नहीं मारना और इस तरह चोरी करके लड्डू भी नहीं खाना। अगर आप ये सारी आदतें सुधार लगी तो बिल्कुल त्रिशा की तरह ही एक बहुत बड़ा परिवार आपको मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर अंतरा ने दूसरे ही पल मुंह फुलाकर कहा, फिर मुझे किसी भी नए घर में नहीं जाना, फिर तो मुझे सिर्फ अपने बाबा और प्रतिमा आंटी के साथ रहना है। ये कहकर वो प्रतिमा के सीने से लग गई। तो वही उसकी ये बात सुनकर राकेश और प्रतिमा दोनों ही मुस्कुरा दिए। इसके बाद प्रतिमा उसे वहां से लेकर चली गई। लेकिन राकेश जी उसे जाते देख खुद से बोले, पिछले कुछ महीनों में जितने भी परिवार यहाँ बच्चों को गोद लेने के लिए आ रहे हैं, वो सभी परिवार सिर्फ शांत और सरल बच्चों को ही अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब तक 10 परिवारों ने अंतरा को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंतरा बाकी बच्चों की तरह शांत नहीं है। वो बहुत शैतानियां करती है और अब तो उसके साथ खेलने वाली त्रिशा को भी आज ओबरॉय परिवार पसंद कर लेगा और कुछ ही वक्त में उसे लेकर चला जाएगा, फिर अकेली अंतरा ही रह जाएगी। पता नहीं उस बेचारी को कब कोई अच्छा परिवार मिलेगा। ये सब सोचते हुए वो वापस मंदिर में चले गए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। कौन लेगा अंतरा को गोद? कैसे आई वो उस अनाथ आश्रम में? कौन है ओबरॉय खानदान? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, द दानिश ओबरॉय। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस, वो आलीशान सा महल जो इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसके गार्डन में इस वक्त काफी ज्यादा डेकोरेशन हो रही थी। अंदर हाल में एक ब्रांडेड कपड़ों और हीरे जवाहरात से सजी एक बूढ़ी औरत नौकरों पर चिल्लाते हुए बोली, हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम के लिए जाना है, लेकिन अभी तक तुम सब ने कोई तैयारी नहीं की। लगता है तुम सबका अब इस काम से मन भर गया है। फिक्र मत करो, आज का फंक्शन पूरा होते ही मैं तुम सब नौकरों को काम से निकाल दूंगी। उस बूढ़ी औरत के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनकर 5 नौकर जो उसके सामने खड़े थे, वो डर गए और जल्दी से अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी पीछे से आवाज आई, सुरेखा जी आज हमारी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज के दिन तो आप गुस्सा मत कीजिए। ये कहते हुए विवेक जी रेखा जी के पास आए और उन्हें प्यार से कंधे से पकड़ लिए। लेकिन सुरेखा जी ने हल्की चिढ़ भरी आवाज में कहा, मैं गुस्सा क्यों ना करूं? ये नौकर सर पर चढ़ गए हैं और ये सारी गलती आपकी और आपकी वो लाडली बहू की है। आप दोनों ने ही इन सभी नौकरों को अपने सर पर बिठाया है, जो अपनी औकात भूल गए हैं। हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम जाना है, पर जो सामान हमने इन सब नौकरों से कार में रखने के लिए कहा था, अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। बाकी आप बताइए, क्या इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है? विवेक जी ने वापस से सुरेखा जी को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके गुस्सा करने से कोई काम जल्दी भी तो नहीं हो सकता। क्यों आप हमारी सालगिरह के दिन इस तरह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? अभी हमें आपके साथ और जीना है, इसलिए ऐसे गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। ये सुनकर सुरेखा जी अब चुप हो गई और मुंह बनाकर बोली, मुझे भी आपके साथ अभी और जीना है, इसलिए मैं अब आज के दिन तो किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई भी काम मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ तो मैं जरूर गुस्सा करूंगी। ये सुनकर विवेक जी मुस्कुरा दिए और फिर तभी विशाल आए और नीचे झुककर विवेक और सुरेखा जी के पैरों को छूते हुए बोले, शादी की सालगिरह मुबारक हो मॉम डैड। विवेक जी ने प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो वही सुरेखा जी ने भी प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। इसी के साथ वो मुस्कुरा दी।
तभी फिर सुरेखा जी ने आसपास देखकर कहा, रोली कहाँ है? क्या वो हमारे साथ अनाथ आश्रम नहीं जाने वाली? ये सुनकर विशाल अभी कुछ जवाब देते, उससे पहले ही पीछे से रोली एक खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी में रेडी होकर मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए बोली, नहीं मॉम, मैं तो रेडी हूँ। चलिए अब हम सब चलते हैं। ये सुनकर सुरेखा जी ने रोली को घूरते हुए कहा, बच्चों के बिना हम नहीं जाएंगे। कहाँ हैं सभी बच्चे? ये सुनकर विवेक जी ने कुछ सोचकर कहा, कुछ देर पहले मैं ध्रुव के कमरे में गया था। वो रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे बाकी दोनों का कोई पता नहीं है। ये सुनकर सुरेखा जी ने कहा, दृश्यम को तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है और वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो वो कुछ देर में नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रोली जी ने कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आपको पता है कि वो ऐसे फंक्शन में शामिल नहीं होता, इसलिए वो विशंभर अंकल के साथ सुबह ही कॉटेज चला गया और वो कल ही वापस आएगा। ये सुनकर सुरेखा ने नाराजगी के साथ कहा, पूरे घर में सिर्फ वही इकलौता ऐसा लड़का है जो सबसे अलग निकल गया, वरना कोई इस तरह नहीं है। सबको फैमिली फंक्शन में खुशी महसूस होती है, लेकिन वो एक ऐसा लड़का है जिसे फैमिली फंक्शन में घुटन महसूस होती है और सबसे अलग रहता है। पता नहीं आगे क्या होगा उस लड़के का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वहां पर एक लड़के की आवाज आई, दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात के फंक्शन में उसे जरूर यहां बुला लूं। ये सुनकर सभी पीछे मुड़े तो इस वक्त एक लगभग 17 साल का लड़का एक व्हाइट ब्रांडेड कुर्ते में खड़ा था। उसके कुर्ते में डायमंड ब्रोच लगे हुए थे और वो अपनी उम्र में ही काफी हैंडसम था। उसे देखकर सुरेखा जी ने प्यार से कहा, ध्रुव बेटा मुझे खुशी है कि तुम अपने छोटे और बिगड़े हुए भाई को पार्टी में लेकर आओगे, लेकिन मुझे खुशी तब होती जब वो हमारे साथ अनाथ आश्रम भी चलता। हम पूरे 5 साल में एक बार ही अनाथ आश्रम जाते हैं और अगर वो भी हमारे साथ चलता तो बहुत अच्छा लगता। ध्रुव मुस्कुराते हुए उन सभी के पास आया और बोला, आप सबको तो पता है कि वो ऐसी जगह पर नहीं जाता और ना ही ऐसी चीजों में शामिल होता है, इसलिए आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पार्टी में आने के लिए जरूर कन्वेंस करूंगा। ये सुनकर फिर सभी ने अपना सर हिला दिया, लेकिन तभी किसी की चिढ़ भरी आवाज आई, लेकिन आप सब प्रॉमिस कीजिए कि जब भाई आएंगे तो आप सब उन्हें जरूर डांटेंगे। ये आवाज सुनकर सभी फिर से लिफ्ट की तरफ देखने लगे, जहां एक छोटा सा लगभग 5 साल का बच्चा खड़ा था और वो गुस्से से सभी को देख रहा था। वो बच्चा काफी ज्यादा क्यूट था और इस वक्त मुंह फुलाकर उन सभी को गौर से देखे जा रहा था। तभी उसे देखकर विवेक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दृश्यम बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को जरूर डांटूंगा। ये सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ते हुए विवेक जी के पास आया तो विवेक जी ने उसे अपने गोद में उठा लिया। दृश्यम ने एक्साइटेड होकर कहा, दादू आप प्रॉमिस करते हो कि आप भाई को डांटोगे? क्योंकि जब मैं आप सब की बात नहीं मानता तो आप सब मुझे डांटते हो और भाई ने भी तो आप सब की बात नहीं मानी और इस तरह वो यहाँ से चले गए, इसलिए आप उन्हें भी डांटना। ये सुनकर वो सभी मुस्कुरा दिए तो विशाल ने नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत समझदार है और वो इतने कम उम्र से ही बिजनेस सीख रहा है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा और तुम अभी से ही बहुत शैतान हो गए हो, इसलिए तुम्हें डांट पड़ती है, इसलिए शैतानियां कम करोगे तो डांट भी कम पड़ेगी। ये कहकर विशाल वहां से चले गए। तो वही ये सुनते दृश्यम की आंखें उदासी से भर गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका दिया। रोली जी ये देखकर उदासी से बोली, पता नहीं विशाल जी कब अपने तीसरे बेटे को अपनाएंगे। इसके जवाब में सुरेखा ने कहा, फिक्र मत करो बहू, वो भी वक्त आएगा जब वो इसे अपना लेगा। ये सुनकर रोली ने बस अपना सर हिला दिया। तो वही विवेक जी दृश्यम को लेकर अपने साथ जाते हुए बोले, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सर हिला दिया और फिर वो सभी वहां से सीधे अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ एक हॉर्स राइडिंग एरिया के ट्रैक पर एक घोड़ा काफी तेजी से हवा से बातें करते हुए दौड़ रहा था। उस घोड़े पर एक लड़का बैठा था। उस लड़के के चेहरे पर मास्क था और पैरों में राइडिंग शूज थे। इस वक्त वो लड़का काफी तेजी से उस घोड़े की राइडिंग कर रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी, लेकिन 14 साल की उम्र में वो घोड़े के साथ ऐसे रीडिंग कर रहा था जैसे कि वो 14 नहीं बल्कि 25 साल का हो। घोड़े पर उसकी पकड़ काफी ज्यादा शार्प और मजबूत थी। तभी एक एंडिंग पॉइंट पर उसने एकदम से घोड़े को रोक दिया और घोड़े के रुकते ही एक लगभग 35 साल का आदमी दौड़ते हुए अपने हाथों में टॉवल और जूस का बोतल लिए उस लड़के की तरफ बढ़ा और वो लड़का उस घोड़े से नीचे उतरा। ये देखकर वो आदमी तुरंत घबराते हुए बोला, छोटे मालिक आपकी ये हॉर्स राइडिंग देखकर आपको भले ही डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर गलती से भी पैलेस में किसी को पता चल गया कि आप यहाँ हॉर्स राइडिंग करने आते हैं तो वो सब मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मैं आपका केयर टेकर हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं आपका इस तरह से ध्यान रख रहा हूँ तब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खासकर आपके डैड तो आपसे आपके तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस लड़के ने अपने चेहरे से वो मास्क हटाया। मास्क हटाते ही उस लड़के की काली गहरी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द हो गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी को देखकर बोला, रोहित अंकल आपको मेरे डैड से डरने की जरूरत नहीं है।
अगर डैड मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो सबसे ज्यादा काबू मेरा ही उन पर है। आप ही मेरे शुरू से आखिरी वक्त तक केयरटेकर रहेंगे, सो डोंट वरी। ये सुनते ही रोहित के चेहरे पर फिर एक सुकून आ गया और वो तुरंत टॉवल से उस लड़के के बालों को पीछे से रब करने लगे। वो लड़का जूस पीने लगा। उसकी शार्प जो लाइन उसे अभी से ही किसी ग्रीक गॉड का लुक दे रही थी। धूप में उसकी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी अभी से ही चमक रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था। तभी रोहित आगे आते हुए कुछ हिचकिचा कर बोला, अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर आप बुरा ना माने तो हम वापस पैलेस चलें, क्योंकि बड़ी मैडम आपको बुला रही थी। पर सभी इस वक्त अनाथ आश्रम गए हुए हैं और ओबरॉय खानदान के आप भी वारिस है, तो आपका भी वहां जाना बनता है। वहां मीडिया भी होंगे और मीडिया के सामने पूरे फैमिली को रहना पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं आपको सीधे आश्रम लेकर चलूं। ये सुनकर वो लड़का जो अभी तक खामोश था, उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने उस बोतल को अपने शूज के नीचे दबाते हुए सर्द आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था मुझे ये फैमिली फंक्शंस पसंद नहीं, इसलिए मुझे फोर्स करने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपको मेरा गुस्सा अच्छे से पता है। ये सुनते ही रोहित घबराते हुए बोला, हाँ हाँ छोटे मालिक, हम आपके गुस्से को अच्छे से जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको वहां चलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब हम प्राइवेट विला चलते हैं, जहां आप फ्रेश हो जाएगा और फिर आपकी गिटार क्लासेस भी है। उसके जवाब में उसे लड़के ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे वहां से बाहर की तरफ निकल गया। वहीं रोहित बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, छोटे मालिक का गुस्सा बहुत खराब है। उनका गुस्सा पूरा पैलेस नहीं झेल पाता, इसीलिए तो उनकी शख्सियत से अभी भी पूरा ओबरॉय परिवार डरता है। वो ऐसे ही नहीं दानिश ओबरॉय बन गए। पता नहीं मैंने कैसे पूरे 5 साल गुजार दिए और अब तो मुझे आदत हो गई है। ये सब कहते हुए वो भी सीधे उस लड़के के पीछे चला गया। इधर दूसरी तरफ दया अनाथ आश्रम में इस वक्त प्रतिमा ने अंतरा को एक छोटा सा पिंक कलर का फ्रॉक पहनाकर रेडी कर दिया था। उसने अंतरा के लंबे बालों को एक पोनीटेल में बना दिया। वो अंतरा को प्यार से देखकर बोली, आपको पता है आप आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली हो, क्योंकि आप अभी से ही बहुत प्यारी हो। ये सुनकर अंतरा अपने आप को मिरर में देखकर हंसते हुए बोली, ये बात तो आप मुझे डेली कहते हो, अब मैं ये सुनकर बोल हो गई हूँ, आप मुझसे कोई दूसरी बात कहो। ये सुनकर प्रतिमा जी ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, शैतान बच्ची। ये सुनकर अंतरा हंसने लगी। तभी वहां पर एक और छोटी बच्ची की आवाज आई, आंटी आप कब तक इसे तैयार करती रहोगी? ओबरॉय फैमिली इसे नहीं बल्कि कुछ वक्त में मुझे अडॉप्ट करेगी, इसलिए आपको मुझे अच्छे से रेडी करना चाहिए, क्योंकि आज वो मुझसे मिलेंगे। लेकिन आप मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सारा ध्यान इस लड़की पर दे रहे हो, जबकि इस लड़की को तो कोई फैमिली अडॉप्ट नहीं करती, सभी इसे देखकर चले जाते हैं। ये इतनी शैतानियां जो करती है। अंतरा जो अभी तक हंस रही थी, उसने जैसे ही त्रिशा की ये सारी बातें सुनी वो एकदम से चुप हो गई और उसकी हंसी कहीं गायब हो गई और दूसरे ही पल उसका छोटा सा चेहरा लटक गया। ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्या करेगा कोई परिवार अडॉप्ट अंतरा को? कैसी लग रही है कहानी हमें बताना ना भूले। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। क्या अंतरा को ओबरॉय खानदान अडॉप्ट करेगा? अब आगे। अंतरा का छोटा सा चेहरा दूसरे पल लटक गया और ये देखकर प्रतिमा जी ने तुरंत त्रिशा को डांटते हुए कहा, त्रिशा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अंतरा के लिए। ये सुनकर त्रिशा ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप सारा ध्यान सिर्फ अंतरा पर ही क्यों देती हैं? आपने अभी तक मुझे रेडी तक नहीं किया, जबकि ओबरॉय फैमिली आज मुझसे मिलेंगे ना कि इस अंतरा से। आपसे अच्छी तो लीना आंटी है, वो सबसे ज्यादा मुझ पर ध्यान देती है ना कि इस अंतरा पर। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए बाहर निकल गई। प्रतिमा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ी और अंतरा को देखने लगी। अंतरा इस वक्त चुपचाप बस अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसे देखकर प्रतिमा जी ने फिर गहरी सांस लिया और प्यार से बोली, अंतरा बेटा क्या तुम उदास हो? इसके जवाब में अंतरा ने अपना छोटा सिर हाँ में हिला दिया और धीरे से बोली, हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि कोई भी फैमिली मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाती। क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या मैं जो शैतानियां करती हूँ इसलिए कोई भी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती? ये सुनकर प्रतिमा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि शैतानियां तो कृष्ण भगवान भी किया करते थे। वो इतने ज्यादा शैतान थे कि वो तो घर से माखन चुरा कर ही खाते थे, तुम तो सिर्फ लड्डू ही चुराती हो। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, देखना भगवान जी चाहेंगे तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली भेजेंगे जो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगी। ये सुनकर अंतरा की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? क्या मूर्ति वाले अंकल मेरे लिए एक फैमिली भेजेंगे और फिर मैं एक भले से घर में जाऊंगी? प्रतिमा जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, पर अभी के लिए तो आपको सिर्फ स्कूल जाना है, क्योंकि कल से वीकेंड खत्म हो गया और अब आपको अच्छे से स्कूल जाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तभी आपको कोई फैमिली अपने साथ घर लेकर जाएगी, क्योंकि आपके पास तब बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स आ जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, आप सब मुझे जबरदस्ती क्यों स्कूल भेजते हो? ये सुनकर प्रतिमा जी ने कहा, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं शिवाय आपके, अगर आप भी स्कूल जाओगी तो आप भी बहुत समझदार हो जाओगे।
जिससे फैमिली जो भी आएगी वो आपको भी अडॉप्ट करने के बारे में सोचेगी, इसलिए आपको पहले अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैमिली आपको अडॉप्ट करेगी। ये सुनकर अंतरा ने अब अपना छोटा सा सिर हाँ मिला दिया और एक्साइटमेंट के साथ बोली, अब से मैं डेली स्कूल जाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जिससे मैं एक अच्छी फैमिली में जा सकूं और एक भले घर में ला सकूं। ये सुनकर प्रतिमा जी मुस्कुरा दी और तभी लीना अंदर आते हुए गुस्से से बोली, प्रतिमा तुमने त्रिशा को क्यों रुलाया, वो भी इस कलमुही अंतरा के लिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से लीना को देखने लगी और मुंह फुलाकर बोली, लीना आंटी आप मुझे क्यों कह रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर लीना गुस्से से आई और बोली, इस लड़की की बहुत जुबान चलती है, इसे कुछ भी कहो तो तुरंत उल्टी जवाब देने लगती है, इससे अच्छी तो त्रिशा है, कम से कम उसे अगर कुछ कह भी दो तो वो उल्टे जवाब तो नहीं देती तुम्हारे जैसे। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से आज तक तुम्हें कोई भी परिवार अपने साथ लेकर नहीं गया और अगर इसी तरह की चाल चलन रही तो जिंदगी भर यही अनाथ आश्रम में अनाथ बनकर रहोगी तुम। ये सुनते ही अंतरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रतिमा जी ने गुस्से से कहा, लीना बस करो, क्यों छोटी सी बच्ची को हमेशा बद्दुआ देती रहती हो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा, वो भी बहुत छोटी है, उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि वो अच्छा बुरा समझ सके, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं मानती हूँ उल्टा जवाब देती है, लेकिन जब वो तुम्हारी जितनी हो जाएगी तो वो ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर लीना गुस्से से कांपने लगी। तभी अंतरा रोते हुए बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, लीना आंटी डायन है। ये सुनते ही लीना भड़कते हुए बोली, देखा दीदी किस तरह इसने मुझे डायन कहा, अब आप कुछ नहीं कहेंगे, इसे की बदतमीज है इसीलिए मैं इसे बद्दुआ देती हूँ, देखना इसकी किस्मत फूट जाएगी कि कभी अच्छे परिवार में नहीं जाएगी। लेकिन अंतरा अब तक रोते हुए वहां से जा चुकी थी। तो वहीं प्रतिमा जी ये सब सुनकर गुस्से से बोली, बस भी करो लीना, कितना कहेगी उसे, वैसे ही तुम्हारी बददुआओं से ही आज तक उस बेचारी को कोई भी परिवार अपने साथ लेकर नहीं गया, अभी और कितना बद्दुआ दोगी तुम उसे। लीना वहां से बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये सुनते ही प्रतिमा शॉक्ड हो गई और लीना वहां से चली गई। तभी वहां पर एक औरत जाकर प्रतिमा जी से बोली, ओबरॉय परिवार आ चुके हैं, बड़े मालिक आपको ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। ये सुनते ही प्रतिमा ने तुरंत खुद को संभाला और वो जल्दबाजी के साथ बाहर निकल गई। वहीं इस वक्त अनाथ आश्रम के गेट के बाहर लाइन से कई सारी कार्स आकर रुकी और उन कार्स में से एक एक करके सुरेखा, विवेक, विशाल और रोली बाहर निकलने लगी और बाकी कार्स में से नौकर अपने हाथों में कई सारे खिलौने, कपड़े, मिठाई और भी बहुत सारी चीज लेकर बाहर निकले और अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर जब गेट पर वो सभी पहुंचे तो राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, आप सबका स्वागत है। विवेक जी ने भी मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। राकेश जी ने कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो आप दोनों को। सुरेखा जी भी इसके जवाब में मुस्कुरा दी और सभी को राकेश जी गार्डन में लेकर आए, जहां सभी अनाथ आश्रम के स्टाफ और वहां काम करने वाली औरतें पहले ही लाइन से खड़ी थी। विवेक और सुरेखा जी उन सभी नौकरों और काम करने वाले स्टाफ को अपने हाथों से मिठाइयां और पैसे एक एक करके देने लगे। वहां प्रोग्राम शुरू हो चुका था। प्रतिमा जी भी वहां पर आई और सभी को चाय नाश्ता अपने हाथों से देने लगी। तभी विशाल जी आसपास देखते हुए राकेश जी से बोले, आपको पता है ना कि हम यहाँ से इस बार एक लड़की को अडॉप्ट करने वाले हैं और जब अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी उसकी 1 साल बाद हम उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। ये सुनकर राकेश जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें इसके बारे में विवेक जी ने पहले ही बता दिया था, इसलिए हमने तैयारी भी कर ली है और कुछ छोटी लड़कियां हैं हमारे पास जो बहुत शांत और प्यारी है, हम उनसे आप सबको मिलवाएंगे, आपको उनमें से जो भी सही लगे उसके नाम पर अडॉप्शन पेपर बनवा सकते हैं। ये सुनकर विशाल जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक ऐसी बच्ची चाहिए जो बहुत शांत और सरल स्वभाव की हो, जो कम बोलना जानती हो और बातों को ज्यादा समझती हो, उसके अंदर गंभीरता ज्यादा हो, आगे चलकर वो हमारे ओबरॉय खानदान का नाम रोशन कर सके। ये सुनकर राकेश जी ने गहरी सोच के साथ कहा, मैं सोच रहा था कि मैं आप सबको उसे मिलवाऊंगा, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की आप लड़की की ख्वाहिश कर रहे हैं शायद वो उस तरह की नहीं है, क्योंकि वो सबसे अलग है, वो ज्यादा बोलती है, उल्टे जवाब देती है, बहुत शरारती है, लेकिन दिल की बहुत प्यारी है, बहुत मासूमियत है उसके अंदर और शायद आपके काबिल नहीं है और शायद वो ओबरॉय खानदान के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो आपके घर में जाए तो आप सबको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं त्रिशा से ही आपको मिलवाऊंगा, जैसा आप चाहते हैं उसके अंदर वो सभी गुण है। ये सुनकर विशाल ने ना समझी में कहा, आपने पहले किस लड़की की बात की है? इसके जवाब में राकेश जी ने मुस्कुराकर कहा, आप सब उसे पसंद ही नहीं करेंगे, इसलिए उसके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं त्रिशा को बुलाकर लाता हूँ, वो बहुत प्यारी बच्ची है, आप सब एक बार उससे मिल लीजिए। ये सुनकर विशाल ने अपना सर हिला दिया और राकेश जी वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ ध्रुव और दृश्यम दोनों ही एक साथ कार से बाहर निकले और वो दोनों एक साथ अंदर की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी दृश्यम की नजर एक छोटी सी कैट पर गई जो इस वक्त एक पेड़ के पास छुपी हुई थी। उस कैट को देखकर दृश्यम ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई मुझे वो कैट चाहिए, वो कितनी ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर ध्रुव ने एक नजर पेड़ की तरफ देखा जहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने दृश्यम को घूर कर कहा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? वहां कोई भी नहीं है, चलो चुपचाप। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़कर उसे वापस लेकर जाने लगा। लेकिन तभी दृश्यम ने अपना हाथ छुड़ाया और वो उस तरफ जाते हुए बोला, नहीं भाई मुझे वो कैट चाहिए, आप जाइए, मैं वो कैट लेकर आ रहा हूं।
ये सुनकर ध्रुव ने उसे रोकना चाहा लेकिन तभी रोली जी की आवाज आई, ध्रुव बेटा तुम्हारी दादी बुला रही है, जल्दी आओ। ये सुनकर फिर ध्रुव ने दृश्यम से कहा, दृश्यम यहीं पर रहना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। जिसके बाद वो वहां से चला गया। तो वही दृश्यम सीधे उस पेड़ के पास गया, लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पर उसे कोई बिल्ली दिखाई नहीं दी। ये देखकर दृश्यम ने उदासी के साथ कहा, पर मैंने तो यहाँ थोड़ी देर पहले ही एक कैट देखी थी। वो मुझे चाहिए, लेकिन वो कहाँ चली गई। ये कहकर वो वापस से इधर से उधर उस कैट को ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक से छोटी सी बिल्ली उसके तरफ झपट पड़ी। दृश्यम में एक पल के लिए डर गया और वो तुरंत जमीन पर जा गिरा। उसके ऊपर आ गई और वो बिल्ली सीधे उसके ऊपर आ गई और वो उसे इधर से उधर चाटने लगी। ये देखकर दृश्यम जोर से डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन तभी किसी ने उस छोटी सी बिल्ली के पूंछ पकड़ लिया और उसे दृश्यम से दूर फेंक दिया और जल्दबाजी के साथ दृश्यम को देखते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इस गंदी बिल्ली ने कुछ किया तो नहीं? उस आवाज को सुनते ही दृश्यम की नजर सीधे सामने गई और अंतरा को देखते ही दृश्यम तुरंत आगे आए और अंतरा को कसकर हक कर लिया और तुरंत जोर जोर से बोला, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। अंतरा अचानक से संभाल नहीं पाई और वो दृश्यम के साथ ही वही घास पर गिर गई। अंतरा ने तुरंत दृश्यम को खुद से दूर कर दिया और चिढ़ कर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे जमीन पर गिरा दिया। तुम भी गंदे हो उस बिल्ली की तरह। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी दृश्यम जल्दबाजी के साथ जमीन पर से उठा और उसने तुरंत अंतरा के हाथ को पकड़कर कहा, सॉरी मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था उस बिल्ली से, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर अंतरा अब चुप हो गई और दृश्यम को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, पल तुम हो कौन? तुम यहाँ पल मुझे नए दिख रहे हो क्या? तुम यहाँ अभी अभी आए हो क्या? तुम भी हम सब की तरह अनाथ हो क्या? तुम्हारी भी कोई फैमिली नहीं है? ये सुनते ही दृश्यम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अंतरा को टुकुर टुकुर देखने लगा और वही अंतरा भी उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब से मैं तुम्हारे पास हूँ। अब आगे। अंतरा और दृश्यम दोनों ही एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। तभी अंतरा ने कहा, क्या तुम भी हमारे जैसे हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी इसके जवाब में दृश्यम अब आगे आते हुए बोला, पर ये अनाथ का मतलब क्या होता है? ये सुनकर अंतरा एक पल के लिए चुप हो गई और वो कुछ सोचकर मुंह फुलाकर बोली, आंटी कहती है कि जिनके पास सिर्फ भगवान जी होते हैं वो अनाथ होते हैं और हम सबके पास सिर्फ भगवान जी है, इसलिए हम सब अनाथ हैं। तो क्या तुम्हारे पास भी भगवान है? क्या तुम्हारे माँ बाबा नहीं है? उसकी ये बात सुनते ही दृश्यम में तुरंत मुंह फुलाकर कहा, नहीं, मेरे मॉम डैड, दादू दादी और दो बड़े भाई हैं। मेरी पूरी फैमिली है। मैं अनाथ नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भगवान नहीं है। ये कहकर उसने भी मुंह फुला लिया। अंतरा मुंह फुलाकर देख रही थी। उन दोनों ने ही अपने सीने पर अपने दोनों हाथ बांध लिए। अंतरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम्हारे पास भगवान जी नहीं है, और मेरे पास मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मेरे पास भगवान जी है। ये सुनकर दृश्यम ने उसे कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है और तुम्हारे दादू और दादी वो कहाँ है? क्या तुम्हारे पास भी दो बड़े भाई हैं, जैसे मेरे पास है? उसकी ये सारी बातें सुनकर अंतरा वहीं अब घास पर बैठकर और पाउट करके बोली, नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ बाबा और प्रतिमा आंटी है। दृश्यम भी अंतरा के पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अब से मैं भी तुम्हारे पास हूँ। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ये कहकर दृश्यम ने अपने छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। तो वही अंतरा ने जब ये सुना तो वो अपनी आंखें बड़े करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इसके जवाब में दृश्यम में अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर अंतरा ने तुरंत कहा, पल यहाँ तो मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। सभी बच्चे मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर दूर भागते रहते हैं, पल तुम क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें पता है मैं बहुत शैतानियां करती हूँ और मैं लड्डू चुला कल भी खाती हूँ। ये सुनकर दृश्यम ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और दूसरे ही पल एक्साइटमेंट के साथ बोला, मैं भी बहुत शैतानियां करता हूँ। अपने दोनों भाइयों को मैं बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं करता, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है, ऐसा दादू कहते हैं। तुम चोरी मत करो, बाकी हम दोनों मिलकर शैतानियां करेंगे, अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाती हो तो। ये सुनते ही अब अंतरा ने भी एक्साइटमेंट से अपने छोटे से हाथ उसके तरफ बढ़ा दिए और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक साथ बोले, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसने लगे। इधर दूसरी तरफ विवेक और सुरेखा दोनों मिलकर अभी भी सभी नौकर और स्टाफ को मिठाई और पैसे बांट रहे थे। तो वही रोली और विशाल जी खड़े उनकी मदद करवा रहे थे। तभी ध्रुव उनके पास आया तो रोली जी ने ध्रुव के आसपास देखते हुए कहा, दृश्यम कहाँ रह गया? वो तो तुम्हारे साथ था ना? इसका जवाब में ध्रुव ने कहा, वो गार्डन में खेलने चला गया। ये सुनकर विशाल ने कहा, इस बच्चे को खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। जल्द से जल्द इसे स्कूल भेजना होगा, वरना ये बिगड़ जाएगा। ये सुनकर रोली जी का चेहरा उदास हो गया। जब से दृश्यम पैदा हुआ था तब से विशाल जी ने दृश्यम को एक तरह से अपनाया नहीं था। वो ना तो दृश्यम से ज्यादा कोई प्यार दिखाते थे और ना ही उसे कभी प्यार से बात करते थे। यहाँ तक कि वो उसे जल्दी अपनी गोद में भी नहीं लेते थे।
क्योंकि उन्हें दृश्यम की जगह एक लड़की चाहिए थी, लेकिन उन्हें एक लड़का मिल गया। इस वजह से वो दृश्यम को नहीं अपनाते थे और इस बात से रोली की बहुत उदास रहा करती थी, क्योंकि दृश्यम अभी बहुत छोटा था। उसे एक बाप का प्यार चाहिए था, जो कि उसे नहीं मिल रहा था, जिस वजह से रोली से भी बहुत उदास रहा करती थी। तभी ध्रुव ने उन्हें एक नजर देखा और फिर उनके हाथ को पकड़कर धीरे से बोला, मॉम डोंट वरी, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ट्रस्ट मी डैड, एक दिन दृश्यम को बहुत प्यार करेंगे। रोली ने उदासी के साथ कहा, उम्मीद तो यही है बेटा, लेकिन तुम खुद देख रहे हो, पूरे 5 साल बीत गए, लेकिन इन 5 सालों में विशाल जी बिल्कुल भी नहीं बदले और ना ही उनके दिल में दृश्यम के लिए कोई भी प्यार आया। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। इसके जवाब में ध्रुव भी खामोश हो गया। तभी सुरेखा ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ध्रुव बेटा, क्या तुमने दानिश के पास कॉल किया था? तुम रोहित के पास कॉल करो और उनसे पूछो कि वो दानिश को कब घर लेकर आएंगे। अब तो यहाँ ये भी खत्म हो गया और कुछ ही देर में वापस पैलेस जाएंगे, लेकिन दानिश अभी तक नहीं आया। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने रोहित अंकल के पास ऑलरेडी कॉल कर दिया है और वो दानिश को लेकर वहां से निकल गए हैं। ये सुनकर सुरेखा जी ने फिर अपना सर हिला दिया। तभी वहां पर राकेश जी त्रिशा का हाथ पकड़ कर आए। जब सबकी नजर त्रिशा पर गई तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। विशाल जी भी मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखकर बोले, क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में आपने बताया था? ये सुनकर राकेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, जैसा कि आप सब चाहते हैं, इस बच्ची में वो सारे गुण है। ये बहुत शांत है और बहुत भोली भी है। ये अच्छे से सबकी बातें भी मानती है और पढ़ाई में भी अच्छी है। इसका नाम अभी के लिए तो हमने त्रिशा रखा हुआ था, लेकिन अगर आप सब चाहे तो इसका नाम आप सब बदलकर कुछ और भी रख सकते हैं। ये सुनकर विवेक, सुरेखा, विशाल, रोली और ध्रुव सभी त्रिशा को देखने लगे। त्रिशा एक छोटी सी स्माइल करते हुए चुपचाप खड़ी थी। तभी सुरेखा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो अपने घर में बेटी ले जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही विशाल ने गुस्से से देखते हुए बोला, मॉम प्लीज आप चुप रहेगी? ये क्या कह रही हैं आप? वो बच्ची डर जाएगी। ये सुनकर सुरेखा जी ने चिढ़ते हुए कहा, पहले ही हमारा खानदान इतना ऊंचा है, चारों तरफ हम ऊंचाइयां छू रहे हैं, तुम किसी के भी खून को उठाकर हमारे खानदान में लेकर आओगे, उसके शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में तुमने सोचा है? ये सुनकर विशाल ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मॉम आप किस जमाने में जी रही है? ये 21 सदी है, यहाँ ये सब दकियानूसी बातें नहीं देखी जाती और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये बच्ची देखिए कितनी प्यारी है। मैंने फैसला ले लिया है, मैं इस बच्ची को अपने घर लेकर जाऊंगा। अभी के लिए मैं अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा और 1 साल बाद इसे अपने साथ ओबरॉय पैलेस लेकर जाऊंगा। जब त्रिशा ने ये सुना कि वो ओबरॉय पैलेस जाएगी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो एक्साइटमेंट से राकेश जी से बोली, बाबा क्या इन्होंने मुझे पसंद कर लिया? क्या मैं बड़े घर में जाऊंगी? ये सुनकर राकेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए तुम किसी को भी पसंद आ जाओगी। त्रिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई तो वही रोली जी त्रिशा को ध्यान से देख रही थी। तभी उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हें ये लड़की कैसी लग रही है? क्या तुम चाहते हो कि हम इसे अडॉप्ट करें? ध्रुव ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि मुझे ये अडॉप्शन ही नहीं पसंद। हम 3 भाई काफी थे, लेकिन डैड को अपनी मर्जी करनी है, तो उन्हें जो अच्छा लगता है वो करें। ये कहकर ध्रुव वहां से चला गया। रोली ये सुनकर चुप हो गई और वही विशाल नीचे झुककर त्रिशा से प्यार से बोले, बेटा क्या नाम है आपका? त्रिशा ने तुरंत कहा, मेरा नाम त्रिशा है। ये सुनकर विशाल ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत प्यारा नाम है, हम आपका नाम अडॉप्शन के बाद भी नहीं बदलेंगे, आपका यही नाम रहेगा। ये सुनकर त्रिशा क्यूटली स्माइल करने लगी। तभी विवेक ने राकेश जी से कहा, 1 साल बाद फिर हम त्रिशा को ही अपने साथ लेकर जाएंगे, अभी के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि हमारा उसूल है, हम अपने अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को अपने खुद के स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। जैसा कि त्रिशा भी पढ़ाई के काबिल हो गई है, तो इसे आप हमारे ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये सुनकर राकेश जी ने कहा, जी हाँ, हमें इसके बारे में पहले ही पता था, इसलिए त्रिशा के साथ जो भी बच्चे स्कूल जाने लायक हो चुके हैं, हमने उनके भी एडमिशन के बारे में सोच लिया है और वो सभी आपके स्कूल में ही जाएंगे। ये सुनकर विवेक जी मुस्कुरा दिए और फिर उसी वक्त विशाल का फोन रिंग हुआ। विशाल ने फोन निकाला और कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर उनके भाव बदल गए, वो साइड में चले गए। रोली उन्हें जाते देख खुद से बोली, ये विशाल जी कहाँ जा रहे हैं? इधर विशाल साइड में आए और गुस्से से कॉल पिक करते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की? उधर से किसी ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है तुम बेटी गोद ले रहे हो। विशाल ने गुस्से से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि हमारे खानदान में कोई बेटी नहीं है और हमें बेटी चाहिए। इसके जवाब में उधर से उस इंसान ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारे खानदान में नहीं आता? मेरे पास भी तो एक बेटी है, क्या तुम उसे अपनी बेटी नहीं मान सकते? आखिर मैं भी तो और तुम्हारा भाई ही हूँ। ये सुनकर विशाल ने सार्कास्टिक होकर कहा, आप मेरे भाई तब थे जब तक डैड और मॉम ने तुम्हें जमीन जायदाद से बेदखल नहीं किया था, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बेदखल हो चुके हो।
इसलिए तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और आगे से कभी मेरे पास फोन मत करना। मर चुके हो तुम हमारे लिए। इसी के साथ विशाल ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से दांत पीस कर बोला, वरुण तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझे अच्छे से पता है तुमने किस लिए फोन किया था, लेकिन तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी के पास कॉल डायल कर दिया। उधर से कुछ देर में कॉल पिक हुआ तो विशाल ने गुस्से के साथ कहा, रोहित दानिश कहाँ है? उसे जल्द से जल्द घर लेकर आओ, मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है। उधर से रोहित की जल्दबाजी भरी आवाज आई, लेकिन बॉस वो आज घर नहीं आएंगे। ये सुनते ही विशाल गुस्से से बोले, उसे कह दो कि मैं चाहता हूं कि वो आज घर आए। वो मेरे लिए जरूर आएगा। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर रोहित ने फिर अपना सर हिला दिया और विशाल ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोला, अब मेरा दानिश ही संभालेगा सब। इधर ध्रुव वापस गार्डन तरफ आया और आसपास आवाज लगाते हुए बोला, दृश्यम कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें वापस लेने आ गया। घर चलना है, जल्दी आओ। ध्रुव अभी ये कहकर आगे जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में दृश्यम के हंसने की आवाज गई। उस हंसी को सुनकर ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये लड़का हंस रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। ये बिना मेरे या दानिश के कभी नहीं मुस्कुराता। हंसना तो दूर की बात है, तो फिर ये किसके साथ हंस रहा है? ये कहते हुए वो सीधे उस तरफ बढ़ गया जहां से उसे दृश्यम के हंसने की आवाज आ रही थी और वो जैसे ही उस तरफ गया उसकी नजर सामने के नजारे पर गई। वो अपनी जगह खड़ा रह गया। वेल गाइस, कल होगी आपकी सिली गर्ल एंड वैम्पायर की मुलाकात। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।